हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं डॉक्टर अमल कुमार और मैं अपने चैनल अमल सर स्टडी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर में समाज शास्त्र विषय की चर्चा करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि महत्वपूर्ण टॉपिक क्या हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से और उसके साथ साथ आपकी बेसिक समझ के दृष्टिकोण से भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बीए प्रथम वर्ष में पहली बार समाजशास्त्र पढ़ते हैं। तो उस दृष्टिकोण से समाजशास्त्र वास्तविक रूप से है क्या, उसकी बिल्कुल शुरुआती इकाई को हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से सोशियोलॉजी शुरू होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। इसमें सबसे पहला है हमारा टॉपिक समाजशास्त्र का अर्थ, परिभाषा, उद्भव और विकास। सबसे शुरुआत में ही हर एग्जाम में भी आता है और कभी आपके असाइनमेंट में भी लिखने की ज़रूरत होती है, प्रेजेंटेशन में भी कभी-कभी ज़रूरत पड़ती है, उसके साथ-साथ नॉर्मली भी कभी-कभी कहीं बताने की ज़रूरत पड़ती है। इससे संबंधित लिखने का भी क्वेश्चन आता है। ये इस तरीके से है। अब इसमें हम यह देखते हैं कि समाजशास्त्र है क्या? ठीक है ना? सबसे पहले हम यहाँ पर अर्थ लिखे हैं। अर्थ, समाज शास्त्र समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, जो कि मुख्य रूप से समाज के लोगों के बीच में पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। ठीक है ना? सबसे पहले नॉर्मली आप यह समझिए, समाज शास्त्र जो है समाज का अध्ययन करने वाला विषय है। सारे विषय, हर विषयों की अपनी अपनी विशेषता होती है। कोई राजनीति विज्ञान है तो राजनीति का करता है अध्ययन, इतिहास है तो इतिहास के बारे में जानता है, इतिहास के बारे में बताता है। ऐसे जितने विषय बने हैं उसी विषय के बारे में उसके लिखित होता है, उसे समझाया जाता है। यहाँ पर हमें समाज के बारे में जो बताता है वह है समाज शास्त्र। तो इसलिए समाज शास्त्र को कहा गया है कि समाज का अध्ययन करने वाला यह विषय है। ठीक है? तो और इसमें समाज के बीच में जो लोगों के बीच में जो सामाजिक संबंध पाए जाते हैं, जो अंतःक्रियाएं पाई जाती हैं, उसी को हम कहते हैं समाज शास्त्र समाज का अध्ययन करता है। ठीक है? शुरुआत ये पूरा यूरोपीय, चूंकि भारत से यह उत्पत्ति इसकी हुई नहीं है, इसकी उत्पत्ति मेनली फ्रांस से हुई है। ठीक है? फ्रांस के आगस्ट काम्ट महोदय ने सबसे पहले सोशल फिजिक्स, सामाजिक भौतिकी नाम की बुक लिखी। फिर उसको उन्होंने बदलकर तुरंत सोशियोलॉजी रखा और सोशियोलॉजी 1838 में जन्म हुआ था। आप लोग ऑब्जेक्टिव वाले में देख चुके होंगे और समझे समझ जाइए इसको। 1838 में समाजशास्त्र का जन्म हुआ था। उसके बाद फिर धीरे-धीरे इसका विकास हुआ। चूँकि उद्भव विकास भी हमारे टॉपिक में है, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा चूँकि लंबा नहीं हमें जाना है, नॉर्मली बस आपको समझने के लिए। तो उद्भव और विकास, तो सबसे पहले यह 1838 ही माना जाता है इसका जन्म। 1838 में इसका जन्म हो गया समाजशास्त्र का। उसके बाद धीरे-धीरे इसका विकास हुआ। तो सबसे पहले इसको कहाँ पढ़ाया गया? यह 1876 में पढ़ाया गया येल विश्वविद्यालय, येल यूनिवर्सिटी। यह अमेरिका में है। ठीक है? यह अमेरिका में है। इसको मेनली प्रयास किया था प्रोफेसर समनर ने। समाजशास्त्र की बुक उन्होंने देखी अगस्त काम्ट की, फिर उसको धीरे-धीरे अपने वो येल यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, तो वहाँ पे उन्होंने प्रयास किया और फिर सकुशल ये स्टार्ट हो गया पढ़ना। लेकिन किसी विषय के रूप में, किसी विषय के साथ पढ़ाया जाता था, स्वतंत्र विषय के रूप में नहीं पढ़ाया जाता था। तो फिर उसके बाद 1892 1892 ईस्वी में शिकागो विश्वविद्यालय में, शिकागो विश्वविद्यालय में सबसे पहले यह समाजशास्त्र की को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाना शुरू कर दिया गया कि यह एक महत्वपूर्ण विषय है और इसे अलग से एक विषय की संज्ञा देते हुए इसके अध्ययन अध्यापन की चर्चा होने लगी। यह नॉर्मली यह भी आपका अमेरिका में ही था, शिकागो विश्वविद्यालय भी अमेरिका में ही था।
तो ये उद्भव विकास से संबंधित कुछ चीज़ें रही। भारत में फिर मुंबई विश्वविद्यालय में आया। भारत में बहुत महत्वपूर्ण योगदान जीएस घुरिये ने निभाया, इसीलिए भारत में समाजशास्त्र का पिता उन्हीं को कहा जाता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे यह अमेरिका के ही समाजशास्त्री थे, ये प्रोफेसर वार्ड। इन्होंने कहा था कि समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है। हर विषय के लिए जैसे एक विज्ञान होता है, वैसे समाज के लिए समाज शास्त्र एक विज्ञान है। ठीक है, इस तरीके से हम अपने पहले टॉपिक को देखते हुए अब चलते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक को देखते हैं। ठीक है, हमारा दूसरा टॉपिक है समाज शास्त्र के विषय क्षेत्र। ठीक है, विषय क्षेत्र से मतलब यह है कि समाज शास्त्र को कितने कहाँ किन किन जगहों पर किन किन समाज शास्त्रियों के द्वारा बताया गया है। यह बहुत बड़ा टॉपिक है, कई पेज में, कई किताबों में, कई लेक्चर कई दिन चलते हैं तब जाके ये खत्म होता है। लेकिन मैं बहुत ही शार्ट में एक तरीके से शार्ट नोट आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि आप समाज शास्त्र को आगे समझ जाएं कि यह सोशियोलॉजी है क्या, इसमें थोड़ी थोड़ी चीजें आप जान जाएं कि है क्या। तो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को आपके सामने बस हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र। इसको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक स्वरूपात्मक संप्रदाय और एक है समन्वयात्मक संप्रदाय। इसमें क्वेश्चन दोनों आते हैं। मतलब आज आज के समय में बीए फर्स्ट सेमेस्टर में कई यूनिवर्सिटियों में अलग अलग तरीके से एग्जाम होते हैं। कहीं पे एमसीक्यू टाइप के होते हैं, ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पी होते हैं, कहीं पे लिखित एग्जाम होते हैं। तो इस तरीके से हो कि आपके दिमाग में बैठा रहे और आप लिखने वाला हो तो लिख भी सकें, और ऑब्जेक्टिव के लिए तो कुछ थोड़ी तैयारी की जाएगी। उसके लिए मैं एक आध और वीडियो बनाया हूँ, आप उसे भी देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। यह मुख्य रूप से थोड़ा डिस्क्रिप्टिव टाइप का है ताकि यह समझ जाएं आप कि है क्या। तो इसे दो भागों में बांटा गया, स्वरूपात्मक संप्रदाय। इसके जनक जो थे जॉर्ज सीमेल थे। मतलब जॉर्ज सीमेल ने ही सबसे पहले स्वरूपात्मक संप्रदाय की बात कही थी, और इनका मानना था कि समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान है, एक स्पेशल साइंस है। सोशियोलॉजी है एक स्पेशल साइंस है। और इसको मानने वाले इनके इनके कौन कौन लोग थे? वीरकांत, वानविज, मैक्स वेबर, टॉनिज, ये सभी लोग इनको मानते थे कि आप सही कह रहे हैं, समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान है। इसी के रूप में बहुत आगे सभी लोगों की अलग अलग, आप अगर डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे, बुक वगैरह में पढ़ेंगे, तो इन सभी लोगों के अपने अलग 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 सिद्धांत जो है बताए गए हैं कि इन्होंने किस तरीके से बताया। कई लोगों ने कई प्रकार बताए हैं, तो इस तरीके से उसमें है। दूसरा चलते हैं हम, दूसरा है समन्वयात्मक संप्रदाय। समन्वयात्मक संप्रदाय में इसके समर्थकों में प्रमुख रूप से सोरोकिन, हाबहाउस, दुर्खीम तथा गिन्सवर्ग आदि बहुत सारे समाजशास्त्री थे जो लोग समन्वयात्मक संप्रदाय में आते थे। इन लोगों का कहना था कि समाजशास्त्र एक स्पेशल साइंस न होके एक सामान्य विज्ञान है। जैसे सारे सामान्य विज्ञान है, वैसे यह भी एक सामान्य विज्ञान है। तो सभी लोगों के अपने पक्ष हैं, तर्क हैं। इसमें कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, समन्वयात्मक पूछ के इसमें से किसी एक को रखेगा, तीन इसमें से रखेगा, या फिर स्वरूपात्मक पूछेगा तो इसमें से एक रखेगा, इसमें से तीन पूछेगा। तो आप अगर जानते रहेंगे किसमें कौन है, तो आप बड़े आराम से ऑब्जेक्टिव में भी टिक लगा लेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन या टॉपिक, आदत क्वेश्चन की है इसलिए क्वेश्चन बोल दे रहा हूं मैं, लेकिन आप यहाँ पर टॉपिक समझिएगा, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है सोशियोलॉजी में। अब यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि समाज क्या है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है समाज क्या है, समाज के बारे में बताइए, उसके अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, तमाम इस तरीके का है, आता है। तो आप कुछ भी लिख देते हैं बड़े आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें अगर कुछ बेसिक चीजें आप जानते रहेंगे तो आपका जो आंसर रहेगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा। एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये बिल्कुल स्टूडेंट पढ़ा हुआ है, जानता है। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा भी है कि आम बोलचाल की भाषा में किसी भी समूह को किसी भी समूह से समाज जोड़ दिया जाता है। जैसे ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, विद्यार्थी समाज, टीचर समाज, महिला समाज, ऐसे करके जुड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर बात है समाजशास्त्र की। समाज शास्त्र में जो समाज का अर्थ होता है,
इसमें यह कहा जाता है कि जब लोगों के बीच में सामाजिक संबंध बनते हैं, आपसी बातचीत होती है, तब सामान्य रूप से समाज का निर्माण होता है। कहने का मतलब है कि आप अगर अपने अगल-बगल के लोगों से कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं, आप अपने अगल-बगल के लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं जान रहे हैं, तो वहाँ पे कहीं न कहीं समाज का निर्माण नहीं हो रहा है। समाज वहीं बनता है जहाँ पर आपस में लोगों में बातचीत होती है, एक-दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं और एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं। आपके फैसले से वह प्रभावित होंगे, उनके फैसले से आप प्रभावित होंगे। यह सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। तो इसलिए केवल हम भीड़ को ये भीड़ हो जाएगी, मतलब किसी अगर आप क्षत्रिय समाज, विद्यार्थी समाज, महिला समाज की बात करेंगे, तो ये भीड़ हो जाएगा। ये एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करते हैं। तो इसलिए समाज उसे ही कहा जाता है जब एक-दूसरे को सामान्य रूप से प्रभावित करते हैं लोग, तब उसे हम समाज कहते हैं। ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट समाजशास्त्र का बिल्कुल बेसिक अब पढ़ेंगे अब, समुदाय, समिति, संस्था, ठीक है? सबसे पहले हम जानते हैं समुदाय, कम्युनिटी। समुदाय आप बहुत सामान्य भाषा में यह समझ लीजिए कि जहाँ पर लोग रहते हैं, एक निश्चित स्थान होता है और निश्चित स्थान पर वहाँ पर कुछ लोग रहते हैं और उन उन लोगों में जो बातचीत होती है, हम की भावना होती है, उसी को हम समुदाय कहते हैं। ठीक है? यहाँ पे हमने लिखा भी है, आप पढ़ भी लीजिएगा। और यहाँ पर उसकी कुछ विशेषताएँ हैं, व्यक्तियों का समूह, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और सामुदायिक या हम की भावना। इसका उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, जैसे एक गाँव, ठीक है? एक गाँव अगर है, उस गाँव में आप देखेंगे एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक के लोग एक-दूसरे को बाई नाम जानते हैं, ठीक है? तो ये समुदाय है। अगर आप यही शहर में रहते हैं अगर, तो शहर में एक ही बिल्डिंग में ऊपर वाले लोग नीचे वाले लोगों का नाम नहीं जानते हैं। तो इसी को कहते हैं समुदाय, उदाहरण के रूप में समुदाय। तो समुदाय का उदाहरण कौन है? गाँव, ठीक है ना? ये यहाँ पर व्यक्तियों का समूह है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है और हम की भावना होती है। और समुदाय की विशेषताओं में और कुछ विशेषताएँ हैं, जैसे ये स्थायी होता है, लोगों में आपसी संबंध होता है, पारस्परिक सहयोग होता है, एक-दूसरे को हमेशा सहयोग की भावना रहती है, एक-दूसरे को लोग जानते-पहचानते हैं। इस तरीके की बहुत सारी विशेषताएँ इसमें आ जाएँगी, तो ये समुदाय है। तो मुख्य रूप से आपके दिमाग में यह बनना चाहिए कि व्यक्तियों का समूह, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और समुदाय की भावना, यह जहाँ तीनों आते हैं, यह समुदाय होता है। अब कभी-कभी प्रश्न पूछता है कि जेल कभी-कभी प्रश्न पूछता है कि जेल ज है, जेल समुदाय है कि नहीं है? आप कमेंट करके बताइएगा कि जेल समुदाय है कि नहीं है और है तो किसके अनुसार है? थोड़ा ढूँढिएगा, मिलेगा आपको, दिमाग में भी बैठेगी चीज़ें। नेक्स्ट चलते हैं हम, समिति, ठीक है? समिति, समुदाय, समिति, संस्था बिल्कुल बेसिक है, हर जगह क्वेश्चन आते हैं, आप बहुत आगे चले जाएँगे तब भी आपसे यह इंटरव्यू तक में पूछा जाता है, समुदाय, समिति, संस्था के बारे में पूछा जाता है। तो समिति, समिति यहाँ पर लिखा है मैंने, मनुष्यों के एक ऐसे समूह को कहते हैं जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोगों को इकट्ठा किया जाता है, तब उस समूह को हम समिति कहते हैं। कुल मिलाकर आप यह समझिए कि जब किसी उद्देश्य के लिए कुछ लोग मिलकर कोई कार्य करते हैं, तो जो वो समूह बनता है उसी को समिति कहते हैं। उदाहरण के रूप में आप समझ सकते हैं, जैसे दुर्गा पूजा समिति। दुर्गा पूजा समिति एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है, कुछ लोग मिलते हैं, एक प्लान बनाते हैं कि हम लोगों को दुर्गा पूजा मनाना है और लोगों से पैसा इकट्ठा करना है, चंदा वसूलना है, कौन-कौन कमेटी में सदस्य रहेगा, ये सारी चीज़ें। और इसकी कुछ विशेषताएँ हैं, ठीक है ना? लक्षण या विशेषताएँ, जैसे समिति अस्थायी होता है, ठीक? अस्थायी से तात्पर्य यह है कि आपको इस समिति में आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप रहना चाहते हैं तभी रहेंगे, अन्यथा आप नहीं रहेंगे। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप संस्था में नहीं रहेंगे। कोई जबरी नहीं है इसमें। जैसे समुदाय में क्या होता है, समुदाय में तो आपको रहना ही पड़ेगा, क्योंकि वह उसकी सदस्यता स्थायी होती है। यहाँ समिति की सदस्यता अस्थायी होती है, आपकी इच्छा है तो रहिए, नहीं तो मत रहिए।
इसके निश्चित उद्देश्य भी होते हैं, बिना उद्देश्य के समिति का निर्माण होगा ही नहीं, मैं पहले ही बता दिया हूँ कि जब कोई उद्देश्य रहेगा तभी समिति बनेगी और इसकी सदस्यता इच्छा के ऊपर निर्भर होती है, जैसा कि मैं अभी आप लोगों को बता चुका। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है समिति। अब चलते हैं हम संस्था देखते हैं, संस्था क्या है। संस्था भी समुदाय, समिति, संस्था अगले क्रम में आता है संस्था। तो संस्था एक तरीके से ये यहाँ पर एक लाइन में मैंने लिखा हूँ बस कि संस्था नियमों, कानूनों, विधियों, विधानों, कार्यप्रणालियों से निर्मित होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि संस्था में मुख्य रूप से नियमों, कानूनों, विधि, विधानों, कार्यप्रणालियों को महत्व दिया जाता है। किसी भी संस्था का निर्माण तभी होता है जब वहाँ पर नियम, कानून, कार्यप्रणालियाँ होती हैं, तभी वह संस्था कहलाता है। जैसे एक बहुत बड़ा कॉलेज है, आप उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं। जैसे कॉलेज एक संस्था है, तो वह संस्था कैसे है? ऐसे नहीं है कि वहाँ पे बहुत बड़ी वो बिल्डिंग है, वहाँ पे लिखा है कि वो कॉलेज है, ऐसा नहीं है। वहाँ पे जो नियम कानून बनाए गए हैं कि इतने बजे आपको आना है, इतने बजे जाना है, टीचर के लिए अलग टाइमिंग है, स्टूडेंट के लिए अलग टाइमिंग है, हर चीज़ का नियम बना है। बीए का क्लास कहाँ चलेगा, बीएससी का क्लास कहाँ चलेगा, सब कोई एक जगह नहीं बैठ सकता, सब अलग-अलग बैठते हैं, सभी लोगों का रूम नंबर निर्धारित है, सभी लोगों के कक्ष निर्धारित हैं, हर कुछ एक नियम और कानून के दायरे में है। तब जहाँ पर नियम कानून है, वहीं पर होता है संस्था, ठीक है ना? जैसे आपका घर जो है, वो घर हमारा घर संस्था नहीं होता है, क्योंकि कोई निश्चित नियम कानून, विधि विधान नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि संस्था विधि, विधानों, नियमों, कानूनों, कार्यप्रणालियों की एक व्यवस्था होती है संस्था, ठीक है? इसकी मुख्य विशेषता में ये है कि यह अधिक स्थायी होती है, जल्दी टूटती नहीं है, बहुत दिनों तक ये चलती रहती है, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सामाजिक समूह। यह भी क्वेश्चन आता है कि सामाजिक समूह क्या है, ठीक है ना? तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ, आप पढ़ भी लीजिएगा कि सामाजिक समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह होता है जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा एक दूसरे के हितों का ख्याल रखते हैं और इसी को हम सामान्य रूप से सामाजिक समूह कहते हैं, ठीक है ना? तो सामाजिक समूह से यही तात्पर्य है कि जब सामाजिक समूह मतलब समूह तभी बनेगा जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलेंगे और मिलने के बाद एक दूसरे को प्रभावित करेंगे, तभी समाज में समूह का निर्माण होगा। अगर एक दूसरे से मिले, कोई बातचीत नहीं हुआ, तो वहां पर सामाजिक समूह का निर्माण नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि सामाजिक समूह का निर्माण तभी होगा जब दो या दो से अधिक लोग एक दूसरे से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, तभी यह निर्माण होगा सामाजिक समूह का, ठीक है? इसके कुछ प्रकार हैं। ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है? सामाजिक समूह के प्रकार। हालाँकि प्रकार बहुत हैं, लेकिन हमें जो पढ़ना है अपने टॉपिक में, एक है अंतः समूह, बाह्य समूह। यहाँ बाहरी समूह लिख गया इन ग्रुप, आउट ग्रुप, ठीक? यहाँ समनर मैं लिख दिया हूँ ताकि आप जानते रहिए। एक-एक नंबर के क्वेश्चन वालों के लिए भी यह सही रहेगा, क्योंकि अक्सर आता है कि अंतः समूह के बारे में किसने लिखा है, तो 4 समाजशास्त्रियों का नाम लिख देगा, तो आपको समनर पे टिक लगाना है। और अगर बोलता है कि समनर ने किन 2 ग्रुपों के बारे में बात कहा है, तो आप अंतः समूह और बाहरी समूह के बारे में, या बाह्य समूह लिखा रहेगा, उसके बारे में आप बताएँगे। तो ये हो गया, दूसरा हो गया प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह। इसको चार्ल्स कूले ने बताया है, अपनी उनकी पुस्तक है सोशल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें है क्या, जैसे अंतः समूह, बाह्य समूह, मतलब आपसे जो जुड़े हुए लोग हैं, वह आपके अंतः समूह में है, जिनसे आप रोज मिलते हैं और बिना काम के भी मिलते हैं, वह आपके अंतः समूह के लोग हैं, जैसे आपके अगल-बगल के लोग, आपके दोस्त यार। और जो आउट ग्रुप मतलब बाहरी समूह है, वे समूह होते हैं जिनसे आपको कोई लेना-देना नहीं है, उनसे हित से आपको कोई लेना-देना नहीं है। वह खुश होंगे तो आपसे कोई मतलब नहीं है, वह दुखी होंगे तो भी आपसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अंतः समूह में जब आपके अंतः समूह के व्यक्ति अगर दुखी होगा तो आप भी दुखी होंगे, और अगर आप दुखी, जैसे क्रिकेट का खेल है, तो आप अगर भारत जीतता है, तो आप खुश होते हैं, तो यह अंतः समूह हो गया, ठीक है? और अगर जैसे किसी दूसरे देश से हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से क्रिकेट हो रहा है,
तो आपसे कोई मतलब नहीं है, कोई जीते कोई हारे, तो वहाँ पर हो जाएगा, यही होता है बाहरी समूह, ठीक है। उसी तरीके से प्राथमिक और द्वितीयक समूह को चार्ल्स कूले ने बताया है, इनकी बुक का नाम था सोशल ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने बताया था कि प्राथमिक समूह वो होते हैं जो हमारे आसपास के लोग होते हैं, हमारे पारिवारिक लोग, हमारे पड़ोस के लोग, हमारे दोस्त यार। और द्वितीयक समूह में वो लोग आते होते हैं जिनको हम जिनसे हम मिलते नहीं हैं, लेकिन काम पड़ने पर उनसे हम मिलते हैं, तो वैसे लोगों को हम द्वितीयक समूह में रखते हैं। जैसे प्राथमिक में हमारे माता पिता, भाई बहन, हमारा बगल का दोस्त, चाची चाचा, ये सारे लोग प्राथमिक समूह में आ जाएंगे। और द्वितीयक समूह में हम जब बाहर निकलते हैं, किसी से मिलते हैं, ऑटो वाले से, साइकिल वाले से, दुकान वाले से, तो वैसे लोगों को हम अपने द्वितीयक समूह में रखते हैं। और ये चार्ल्स कूले ने कहा है अपने पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट पे, विवाह। हालांकि विवाह के बारे में आप लोग तो बड़े आसानी से सारा टॉपिक लिख देंगे, कुछ भी आ जाए विवाह से संबंधित, लेकिन यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, उसको बस मैं लिखा हूँ। हालांकि विवाह बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन हमने वहाँ बहुत छोटे में शॉर्ट नोट बना के आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। तो सबसे पहले विवाह, एक समाजशास्त्री हैं बोगार्ट्स। बोगार्ट्स कहते हैं कि विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की एक संस्था है। यह एक तरीके से अर्थ भी मान लीजिए और एक परिभाषा भी छोटा सा मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद विवाह के भेद, विवाह के भेद या विवाह के प्रकार। इसमें मुख्य रूप से अगर विवाह के भेद आता है या प्रकार आता है, तब आप इस तरीके से बताएंगे कि आगे एक विवाह हो गया, ठीक है, यहाँ पर ऐसे करके बना लेंगे आप, ठीक है। एक विवाह हो गया यहाँ पर ये, फिर उसके बाद दूसरा हो जाता है यहाँ पर बहु विवाह, ये हो गया बहु विवाह। अब एक विवाह यहीं पे खत्म हो जाता है। अब बहु विवाह जो है यहाँ से तीन तरीके से निकलता है, तीन। एक बहुपत्नी विवाह, ये हो गया। दूसरा बहुपति विवाह, ये हो गया। और समूह विवाह, ये हो गया। तो इन तीनों के बारे में आप जैसा कि शब्दों से समझ जा रहे होंगे, बहुपत्नी विवाह मतलब जब समाज में या कहीं पे भी, किसी भी समयों में या किसी भी युग में या किसी भी विशेष जाति धर्म में इस तरीके से कभी कभी देखने को मिलता है कि पत्नी बहुपत्नी विवाह, मतलब कि एक पति से कई पत्नियां, मतलब एक पुरुष से कई महिलाओं का जब विवाह होता है तो उसको कहते हैं बहुपत्नी विवाह। उसके बाद बहुपति विवाह, एक महिला से और कई पुरुषों से जब विवाह होता है तो उसको कहते हैं बहुपति विवाह। और समूह विवाह का आजकल चलन है, आप जानते हैं, कई स्त्रियों का कई पुरुषों से जब विवाह होता है तो उसे हम समूह विवाह कहते हैं, ठीक है। अब एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि अगर पूछता है कि हिंदू विवाह, हिंदू विवाह के स्वरूप अगर पूछेगा, या फिर पूछता है प्राचीन विवाह के स्वरूप, तब यहाँ पर आप 8 प्रकार से बताएंगे कि ये 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। ये 8 प्रकार के होते हैं। ये आठों के बारे में कुछ न कुछ चीजें होती हैं, यहाँ पे करेंगे तो बहुत बड़ा चला जाएगा, ठीक है। तो अगर प्राचीन पूछेगा तब आप ये 8 प्रकार से बताएंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नहीं है, टॉपिक है। मैं बताया ना कि मैं बार बार बोल दे रहा हूँ क्वेश्चन, तो आप दिमाग में रखिएगा कि ये टॉपिक के बारे में चर्चा हो रही है। अब हमारा टॉपिक है नातेदारी। नातेदारी के बारे में भी आप बता सकते हैं, बहुत नॉर्मल। हम जैसे कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बिना नातेदार का है। नातेदार मतलब होते हैं जो हमारे सगे संबंधी हैं, हमारे रिलेटिव हैं, जो हमारे रिलेशनशिप वाले लोग हैं, इन सभी लोगों को हम नातेदार कहते हैं। एक व्यक्ति जब भी जन्म लेता है, एक बच्चा, तो सबसे पहले अपने नातेदारों के बीच में ही वह रहता है। तो इस तरीके से नातेदारी के को आप खूब सारा उसमें रिलेशन, रिलेटिव के बारे में लिख सकते हैं लिखने वाले एग्जाम में, लेकिन आप उसको थोड़ा समझ जाएंगे तो और अच्छा रहेगा। जैसे नातेदारी के भेद या प्रकार जब पूछेगा तो आपको 2 प्रकार यहाँ पर मुख्य रूप से देखने को मिलेगा। एक संरक्त परिवार भी आ सकता है, संबंध भी आ सकता है, और नातेदारी भी
है, ठीक है? और एक होता है विवाह संबंधी। इसमें बहुत आसान 2-2 लाइन में, 1-1 लाइन में समझ लीजिए आप लोग। समरक्त संबंध होता है, जितने भी आपके रक्त संबंधी होते हैं, आपके रक्त संबंधी मतलब आपके ब्लड रिलेटिव, जो आपके खून के संबंधी रिश्तेदार होते हैं, उन लोगों को हम रक्त संबंधी या नातेदार कहते हैं। जैसे माता-पिता, भाई-बहन, माता-पिता, भाई-बहन, ये सभी लोग आपके रक्त संबंधी नातेदार कहलाते हैं, ठीक है? उसके बाद जो ये विवाह संबंधी नातेदार, विवाह संबंधी नातेदार क्या कहलाते हैं? जो विवाह के ज़रिए आप लोगों के साथ या हम लोगों के साथ जुड़ते हैं, उन लोगों को हम विवाह संबंधी नातेदार बोलते हैं। जैसे आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि जैसे आपके चाचा आपके रक्त संबंधी होंगे, लेकिन चाची आपकी विवाह संबंधी होंगी। बुआ आपके रक्त संबंधी हो सकते हैं, लेकिन फूफा आपके विवाह संबंधी हो नातेदारी में आएँगे, ठीक है? तो ऐसे ही करके आपको लिखना है। अगर लिखने वाला आता है जिसको, उसके लिए है ये। नेक्स्ट चलते हैं हम। और ये लिखने वाला क्वेश्चन क्या, मैं आप लोगों को ये सिर्फ़ एक बेसिक कॉन्सेप्ट, बहुत शुरुआती दौर, चूँकि बहुत सारे बच्चों को मैं देख रहा हूँ कि बीए प्रथम सेमेस्टर में सोशियोलॉजी ले लेते हैं और कुछ बेसिक चीज़ें नहीं जानते हैं। तो इसलिए मैं बस एक सामान्य रूप से बेसिक चीज़ें बस आपको बता रहा हूँ कि ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ें रहे, ठीक है? अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट, और मुझे लगता है ये लास्ट हमारा टॉपिक है, इसके बाद कोई टॉपिक नहीं है, ठीक है? यह भी टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर करके ये आता है, ठीक है? ये है परिस्थिति और भूमिका, ठीक है ना? परिस्थिति और भूमिका भी एक टॉपिक है। इसमें 2 तरीके हो 2 टॉपिक, एक तरीके से, एक परिस्थिति अलग होता है, भूमिका अलग है, ठीक है? परिस्थिति जो है समाज में एक व्यक्ति का जो भी स्थान होता है, परिस्थिति उसे कहते हैं कि समाज में कोई भी व्यक्ति है, उसको कोई न कोई पद मिला है, वह किसी न किसी प्रकार के पद से जुड़ा हुआ है। वह क्यों ना ही वह घर का पद हो या बाहर का पद हो, जैसे हम माता-पिता, भाई-बहन, ये सब कहीं न कहीं एक पद है। ठीक है ना? तो उसी को हम सामान्य रूप से किसी भी व्यक्ति की परिस्थिति कहते हैं। अब यहाँ पर मुख्य रूप से जानने वाली बात है कि परिस्थिति को 2 भागों में बाँटा गया है। ठीक है ना? परिस्थिति को 2 भागों में बाँटा गया है। पहला है प्रदत्त परिस्थिति और दूसरा है अर्जित परिस्थिति। प्रदत्त परिस्थिति उसे कहते हैं जो हमें जन्म से मिली होती है, हमें समाज द्वारा अपने से मिली होती है। मतलब जन्म, नातेदारी, आयु, प्रजाति ये सारी चीज़ें हमें अपने से मिली होती हैं। हमारा इस पे कोई बस नहीं चलता है। हम बिल्कुल चाहकर भी किसी जाति को, किसी धर्म में जन्म नहीं ले सकते। हमारे कौन नातेदार होंगे, हमारा कोई बस नहीं चलता। हमारे माता-पिता, भाई-बहन कौन होंगे, हमें बिल्कुल नहीं मालूम। हमारा आयु कैसे घटेगी, कैसे बढ़ेगी, हमारा कुछ नहीं चल सकता। किस जात में, किस प्रजाति में जन्म लेंगे, बिल्कुल हमें नहीं मालूम। तो इसी को कहते हैं प्रदत्त परिस्थिति, या समाज द्वारा हमें खुद से मिला होता है। ठीक है? उसके बाद है दूसरा अर्जित परिस्थिति। अर्जित परिस्थिति में शिक्षा, व्यवसाय और बहुत सारे ऐसे हैं, संपत्ति। इसमें क्या होता है, इंसान का वश चलता है। इंसान अपनी मेहनत से जो भी चाहे वह पा सकता है, उसी को कहते हैं अर्जित परिस्थिति, ठीक है ना? अर्जित परिस्थिति मतलब हम अपने बल शक्ति से, अपने बुद्धि से शिक्षा ग्रहण करके, अच्छी नौकरी पा करके, अच्छे सम्मान के साथ अच्छा बिज़नेस करके हम अपना जीवन बिता सकते हैं। तो ये होता है अर्जित परिस्थिति, ठीक है? और उसके बाद इसी में दूसरा टॉपिक है ये भूमिका, ठीक है ना? ये जो भूमिका है, तो भूमिका जो समाज में जिसको जो-जो पद मिला हुआ है, उसी पद का जब निर्वहन करता है वह व्यक्ति बहुत अच्छे से, निर्वहन करने के साथ-साथ उसको पूर्ण पूर्ण करता है। कभी-कभी भूमिका संचालन में दिक्कत भी आती है, भूमिका को पूर्ण करने में। कहीं-कहीं एक ही व्यक्ति कई भूमिकाओं का निर्वहन करता है, तो उसी सब को कुल मिलाकर हमें इसे भूमिका कहते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से हमारा जो है यह टॉपिक ख़त्म हो गया। अब आगे टॉपिक नहीं है, और महत्वपूर्ण टॉपिक हम आगे चर्चा हमेशा करते रहेंगे। आप लोग कोशिश करिए कि बीए के बच्चे
जिस भी आप क्लास के हों, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ तक, स्पेशली सोशियोलॉजी के अगर आपके पास सब्जेक्ट है तो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के साथ साथ मैं आने वाले समय में कुछ अन्य विषयों के भी टॉपिक की यहाँ पे चर्चा की जाएगी, क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया जाएगा। तो इस चैनल पर आप लोग हमेशा बने रहिए। अपने दोस्तों को, अपने जो भी बच्चे बीए कर रहे हैं उनको भी करिए। कुछ ही दिनों में मैं एमए के बच्चों के लिए भी इस पे क्लासेस लाऊंगा। फिर धीरे धीरे इस पे बहुत सारा मेरा प्लान है। आपको रोजगार से संबंधित भी बहुत सारी बातें बताई जाएंगी इस चैनल पे। तो आप जुड़े रहिए और कोशिश करिए जितना हो सके उतना इस को लाइक भी करिए, क्योंकि लाइक करने से प्रोत्साहन मिलता है। आप कमेंट करते हैं तो और भी अच्छा लगता है, और उसके साथ साथ हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आप लोगों के लिए और ऐसे वीडियो बनाएं। ठीक है? ओके, थैंक यू।